हेलो विद्यार्थियों, नामक के मूल तत्व चैप्टर फर्स्ट हिसाबी पद्धति और उसके परिभाषित शब्द। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम हिसाबी उद्देश्य पढ़ते हैं। हिसाबी पद्धति के उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट है स्थायी रिकॉर्ड। हिसाबी पद्धति में व्यवहारों व घटनाओं को लिखने के स्वरूप में रिकॉर्ड या अवलेखन जो भी है, उन रिकॉर्डों को सही तरीके से वही में के रूप में रखना या उनको कंप्यूटर में सेव करके रखना या कंप्यूटर में स्थायी रूप से रखना। दूसरा है प्रत्येक व्यवहार के हिसाबी असर जानना। धंधा के जितने भी व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों में या सब समग्र व्यवहारों के नफाकारकता या आर्थिक स्थिति पर होती है। इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में आएंगे उसमें कि ये व्यवहार में कितनी मुनाफा है, आर्थिक स्थिति कैसा इससे रहेगी, उन सभी के बारे में जानना। तीसरा है प्रभावशाली तत्वों को जानना। धंधा के लाभ या नुकसान को प्रभावित करने वाले परिबल या आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित करने वाली तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और हिसाब तैयार करते समय संपूर्ण उनकी क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट करने वाले हैं, क्या किस तरीके से उनकी भूमिका रहेगी, वो निश्चित करना। चौथा है कर दायित्व निर्धारित करना। सामान्य रूप से कर भरने का दायित्व तैयार किया हिसाबों पर आधारित निश्चित होता है। कर का प्रमाण कर भरने वाले की आवक के आधार पर निश्चित होता है। इसलिए हिसाब तैयार करने वाले का उद्देश्य होता है कि दायित्व निर्धारित किया जाए। देवा या दायित्व का प्रमाण जानना। धंधा में व्यक्ति द्वारा रोकड़ के अलावा उधार व्यवहार भी किए जाते हैं। जो उदाहरण के लिए जैसे कच्चे माल का उधार खरीदी हो परंतु भुगतान भविष्य में किया जाए। उधार का मतलब भविष्य में उसके पैसे भविष्य में दिए जाएं, चाहे वो 2 दिन के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, 15 दिन के बाद हो, इस तरीके से, या महीने के बाद हो, वो निश्चित किए हुए समय के अनुसार। जब भुगतान ना किया जाए तो तब उसे देवा के रूप में गिन लिया जाता है। यानी कि वो पैसा जब ना मिले तो उसको कि ये अभी हमारे पास बाकी है पैसा लेना। वर्ष के अंत में देवा का प्रमाण कितना होगा यह हिसाब द्वारा जाना जाता है। उसी तरीके से लेना का प्रमाण भी है। प्राप्त का प्रमाण उधार खरीदी की तरह ही ग्राहकों को उधार विक्रय किया जाता है। यह विक्रय भविष्य में मिलता है, जबकि विक्रय की रकम प्राप्त ना हो तब यह वही में प्राप्त या लेना का दर्शाया जाता है। सातवां धंधा की नफाकारकता का मापन। हिसाबों में महत्व का उद्देश्य संबंधित समय विधि दौरान कितने लाभ कमाया या नुकसान हुआ होगा, यह हिसाबी पद्धति में लिखा जाता है। धंधा की आर्थिक स्थिति। व्यवसाय की इकाई में वर्ष के अंत में प्रारंभ में जो अंदाजपत्र बनाया जाता है उसकी तुलना वर्ष के अंत में की जाती है और उससे उसकी दायित्व, उसकी संपत्तियां, उसके लेना सभी के मिला के हिसाब तैयार किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं। अगर संपत्ति व लेना का प्रमाण दायित्व से अधिक है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, कम है तो उसकी स्थिति कमजोर है। इसके हिसाब से कहा जाता है कि स्थिरता या सद्धरता कैसी है। नेक्स्ट है भूल और छल कपट खोजना व रोकना। भूल व मौद्रिक भूल अथवा छल कपट की जानकारी हिसाबों की जांच के आधार पर हमें प्राप्त होती है। व्यवसाय की इकाइयों को जिस तरीके से वो कार्य कर रहे होते हैं उनके हिसाब से उन्हें पता चलता है कि हाँ कहाँ पे कितना कार्य कैसे किया जा रहा है।
जब वो हिसाब तैयार करते हैं तो उसमें उन हिसाबों के द्वारा उनको पता चलता है कि इन हिसाबों में कितनी गड़बड़ी की गई है, उनकी छल कपट या फ्रॉजरी या उस तरीके से उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं हिसाबी पद्धति के लाभ। हिसाबी पद्धति एक सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान का समग्र विश्व में उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता, इसके लाभ दर्शाते हैं। तो सबसे पहला लाभ है हिसाबी जानकारी की प्राप्ति। धंधा के मालिक द्वारा हिसाब की जानकारी तैयार की जाती है। यह जानकारी तैयार करने के लिए वह मालिक जरूरी हो तब तक उसका उपयोग करते हैं, चाहे बैंक से लेने देने वाली जानकारी हो, क्योंकि बैंक से ही ज़्यादातर अभी सारे व्यवहार बैंक के द्वारा, यानी हम जो नामा बनाते हैं वो आंकड़ा की यानी कि बैंक के द्वारा पैसे का लेन देन होता है, उससे जानकारी प्रस्तुत होती है और उससे व्यवसाय की इकाई की आर्थिक स्थिति पता चलती है। दूसरा है नफाकारकता जानना। धंधा में कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, इससे सारी जानकारी या इससे संबंधित सारी जानकारी हम लाभ हानि के पत्रक से जान सकते हैं। वित्तीय स्थिति इसकी कैसी है, तीसरा पॉइंट। हिसाब की मुद्दत के अंत में धंधा के दायित्व का प्रमाण कितना है ये जाना जा सकता है। दायित्व अधिक हुआ तो लाभ की स्थिति कमजोर होगी और दायित्व कम होगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ये पक्की तलपट से जाना जा सकता है। लाभ हानि खाता, पक्की तलपट, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। कर आयोजन यानी कि टैक्स का प्लानिंग करना। प्रत्येक धंधा की इकाई द्वारा की गई कमाई पर अलग अलग स्वरूप में संबंधित भुगतान कर का करना पड़ता है। कर का प्रमाण व्यवहारों के आधार पर निश्चित करता है। व्यवहारों के प्रमाण को ध्यान में रखकर उस समय कितना कर भरना पड़ेगा यह निश्चित हिसाबों पर से किया जाता है। धंधा का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। व्यवहार में कई बार मालिक द्वारा धंधा के विक्रय या अन्य व्यक्ति को किया जाता है। इस स्थिति में यानी कि उसको बेचा जाता है तो उसकी बिक्री की कीमत कितनी होगी ये जानने के लिए उसकी बिक्री की कीमत निर्धारण करना हिसाबी पद्धति मदद रूप में होती है। धंधा में कितना फायदाकारक है, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इससे संबंधित सारी जानकारी इस पद्धति से, हिसाबी पद्धति से पता चलता है और ये सब चीज़ें हिसाबी मूल्यांकन में मदद रूप होती है। निर्णय लेना छठा पॉइंट। धंधा के अलग अलग स्वरूप, एकल व्यापारी है, साझेदारी पेढ़ी है, कंपनी है, हिसाबी तैयार करते हैं। सभी अपने अपने हिसाब तैयार करते हैं। विशेषकर कंपनियों के हिसाबों का उपयोग विभिन्न पक्षकार करते हैं, जैसे लेनदार है, अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर है, विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर्स हैं। वो सभी जानकारियाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि जो भी है वो निर्णय प्रक्रिया की इसमें व्यवसाय में लगाना है पैसा या नहीं, इन सब की जानकारियाँ के लिए वो उपयोग करते हैं। हिसाबी पद्धति निर्णय खूब महत्व की भूमिका अदा करता है। सातवां पॉइंट है प्रमाण के स्वरूप में। हिसाब की रचना हिसाबी पद्धति के नियमों और सिद्धांतों को आधार पर होती है, इसलिए इस पर प्रकार से तैयार किए हिसाबों की विश्वसनीयता गिनी जा सकती है। इस विश्वसनीयता के गुण के कारण कोई भी विवाद समय से हिसाब के प्रमाण में काम करता है। उदाहरण के लिए साझेदारी पेढ़ी के जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है, उनके बीच में हिसाब के संदर्भ में कोई भी विवाद खड़ा हुआ हो तो न्याय के उद्देश्य से इन सभी हिसाबों के प्रमाण के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है भूतकाल की कार्रवाई की तुलना। लेखा विधि अर्थात हिसाबी पद्धति के नियमों और सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से धंधा के वर्तमान कार्रवाई अर्थात नफाकारकता की आर्थिक स्थिति को भूतकाल की कार्रवाई की तुलना करके धंधा के विकास संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नैतिकता नियंत्रण। हिसाब लिखा जाते हैं
वे प्रमाण में कितने उपयोगी होंगे इसकी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से वित्तीय कपट करने संबंधी अवसर घटता है। हिसाबी पद्धति भी कर्मचारियों पर नैतिकता नियंत्रण रखने में मददरूप होती है। सुधारात्मक कदम। व्यवहार में कई धंधा के मालिक या संचालकों द्वारा भूतकाल में ऐसे निर्णय लिए गए हों जिसके कारण नुकसान होता है। ऐसे निर्णयों के असर हिसाबी प्रतिबंधित होते हैं। इस प्रकार भूलकर फिर भी ना हो तो सावधानी तो रखनी पड़ती है। भूल ना हुई हो तो भी सावधानी, तो सुधारात्मक उठाया जा सकता है। उससे संबंधित सुधारात्मक कदम उठा के उसे वापस से सही किया जा सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं हिसाबी पद्धति की हानि या मर्यादाएं। हानि कहें या उसकी मर्यादाएं कहें, दोनों ही उसको बोल सकते हैं। पहली है गैर वित्तीय व्यवहार, क्योंकि हिसाब के जब लाभ होते हैं, किसी भी वस्तु के अगर फायदे हैं तो उसके हानि भी होती हैं। एक पक्ष लाभ और हानि कहा जा सकता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम लाभ देखें तो अब हम इसकी हानि भी देखेंगे। गैर वित्तीय व्यवहार यानी कि जहाँ पे हम माल खरीद तो लेते हैं पर उसका पैसे ना दें, वो गैर होता है। जैसे हम मुफ्त में दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, ऐसे सभी व्यवहारों के लिए हम गैर आर्थिक व्यवहार या गैर वित्तीय व्यवहार के तौर पे कहते हैं। पहला है गैर वित्तीय व्यवहार। हिसाब में ऐसे व्यवहार लिखे जाते हैं जिनका द्रव्य में मूल्य आंकन जाता है। उदाहरण के लिए माल की खरीदी हो, बिक्री हो, क्रय विक्रय हुआ जिसमें पैसे का आदान प्रदान और सामान का भी हुआ। धंधा में काम करते वक्त कर्मचारियों की प्रामाणिकता, वफादारी, निष्ठा के गुण के अनुसार विकास की भूमिका हिसाबों में समावेश नहीं किया जाता है। जहाँ पे वित्त का ना हो वहाँ पे उनका समावेश नहीं होता है। द्रव्य की स्थिर मूल्य। हिसाबी पद्धति की धारणा है कि द्रव्य का मूल्य स्थिर है। उदाहरण के लिए 5 वर्ष पहले 50,000 की खरीदी संपत्ति पुनः स्थापना करनी हो तो मुद्रास्फीति कारण नहीं, इस कारण संपत्ति 50,000 की अपेक्षा अधिक रकम की खरीदी जाएगी, यानी कि वो स्थिरता का धारण नहीं है। हिसाबी पद्धति की धारणा है कि द्रव्य के मूल्य में स्थिर रहता है पर व्यवहार में संभव नहीं है। पैसे में रहेगा पर उसका अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो वो संभव नहीं है। ऐतिहासिक व्यवहार व घटना। हिसाबी पद्धति में जो व्यवहार या घटना बन गई हो ऐसी घटना का लेखा किया जाता है। उन्हें भूलों को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उन बाबतों का उपयोग करके भविष्य में वो दोबारा पुनरावर्तित ना हो, इसके लिए उन्हें निर्णय लेने में उपयोगी बनता है। बाजार की अवगणना। बाजार कीमत की अवगणना। धंधा की संपत्तियों की कीमत में बारंबार परिवर्तन होते रहते हैं। बाजार की कीमत बदलती रहती है। हिसाबी पद्धति में बाजार की अवगणना करके हम वास्तविक लागत आधारित लेखा ही किया जाता है, यानी कि वो एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसकी अवगणना हम नहीं कर सकते हैं। अनुमानों का उपयोग। हिसाबी पद्धति में संभावित ऋण, अनामत जैसी बाबतों की अनुमानित गणना की जाती है। यदि अनुमानों की भूल हो गई हो तो भूलों को हिसाब में मिलती हैं। हालांकि इस प्रकार के अनुमान भूतकाल के अनुमानों के पर आधारित रहता है, तार्किक ढंग से किया जाता है जिससे भूलों की अवकाश कम रहता है। दोहरे मानक है। हिसाबों के 2 महत्वपूर्ण अंगों में लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा का समावेश किया जाता है। लाभ हानि खाता चालू कीमतों से तैयार किया जाता है, जबकि आर्थिक चिट्ठे की विगत पुरानी कीमतों पर दर्शाई जाती है। इस प्रकार से विसंगतता यहाँ देखने को मिलती है। हिसाबी जानकारी
के गुणात्मक लक्षण। हिसाबी पद्धति में जो हिसाब तैयार किए जाते हैं उनका उपयोग हिसाब तैयार करने वाले अथवा धंधा के मालिक या तक सीमित नहीं है, जबकि हिसाब प्रस्तुत की गई माहिती का उपयोग विविध पक्षकार द्वारा किया जाता है। इन पक्षकारों का लेना सरकार, ऋण देने वाली संस्थाएं आदि का समावेश होता है। तो बहुत सारे पक्षकार इनका उपयोग करते हैं। इसलिए पहला इसमें है विश्वसनीयता का पात्र। हिसाबी जानकारी में प्रथम गुणात्मक लक्षण विश्वसनीयता का होता है। तैयार हुई जानकारी संपूर्ण रूप से वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती होनी चाहिए। ऐसा विश्वास जानकारी उपयोग करने वाले को होता है। जानकारी का उपयोग करने वालों के विश्वास बनाए रखने का काम तैयार की गई जानकारी वालों का होता है। जो जानकारी प्रस्तुत की गई है वो संपूर्णतः भूल रहित होनी चाहिए। प्रासंगिकता। प्रस्तुत की गई जानकारी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करे या पूर्ण करने में सक्षम हो, इस जानकारी को सुसंगत जानकारी कहते हैं। प्रामाणिकता या सुसंगतता ऐसी जानकारी जो उपयोगकर्ता को जानकारी आधारित निर्णय लेने में मदद करे। लेखा द्वारा तैयार की गई जानकारी या प्रस्तुत की गई जानकारी ऐसी प्रकार की होनी चाहिए कि विनियोगकर्ता की जानकारी के आधार से निश्चित करे, यानी कि वर्तमान निर्णय ठीक है या नहीं और भविष्य में ये ठीक होगा या नहीं, इस तरीके से उनकी रहता है। समझ क्षमता। हिसाबी जानकारी विसंगतता का उपरांत प्रस्तुत की गई जानकारी उपयोग करने वाले की को आसानी से समझी जा सके, इसका उपयोग या अर्थघटन सही प्रकार से होना चाहिए। समझ क्षमता अर्थात दी गई जानकारी का स्पष्ट होना चाहिए, जबकि जानकारी का उपयोग करने वाले के पास धंधा की आर्थिक पद्धति और हिसाबी पद्धति प्रारंभिक ज्ञान की अपेक्षा रखी जाती है। हिसाबी पद्धति अपने परिभाषित शब्द हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं। इसके बारे में अमुक जानकारी उपयोगकर्ता के पास ना हो तो भी वो प्रस्तुत बाबतों से आसानी से नहीं समझ सकता है, इसलिए उनके कुछ प्रस्तुत जानकारियाँ या प्रस्तुत ज्ञान होना आवश्यक है। तुलनात्मकता। हिसाबी पद्धति में अन्य गुणात्मक लक्षण तुलनात्मकता। हिसाबी जानकारी इस ढंग से तैयार की प्रस्तुत होनी चाहिए कि जिससे उपयोगकर्ता को धंधा की नफाकारकता या आर्थिक क्षमता संबंधी दो समय विधि की तुलना की जा सके। तुलनात्मक गुणधर्म की उपयोगकर्ताओं को दो अलग अलग समय विधि परिणाम की तुलना स्वयं और निर्णय लेने में मदद रहता है। अलग अलग पत्रक तैयार की जाते हैं, जैसे आवक का पत्रक है, आर्थिक चिट्ठा है, रोकड़ प्रवाह का पत्रक है, इस तरीके से। हिसाबी जानकारी के उपयोगकर्ता और उसकी आवश्यकता। संचालन। कंपनी स्वरूप में अंशधारी मालिक होते हैं। कंपनी में संचालक मंडल द्वारा संचालन किया जाता है। उनके द्वारा निर्णय लेना, नीति विषय बनाना प्रतिबंधित होता है। धंधा के निर्णय में उनका ही, यानी कि धंधा के जो निर्धारित उद्देश्य हैं प्राप्त किए या नहीं किए, उससे संबंधित सारी जानकारी संचालक के पास ही होती है। अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर कानूनी प्रावधानों के आधार पर कंपनी के संचालकों को निर्धारित समय मर्यादा में अंशधारकों को कंपनी के हिसाबों की प्रमाणित नकल भेजनी होती है, यानी कि वर्ष दौरान वो कितना कार्य किए हैं, क्या हुआ है कंपनी के, उनकी सबकी जानकारी उनको अंशधारी यानी शेयर होल्डरों को देनी ही पड़ती है। शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनके पास उनकी जानकारी भेजनी पड़ती है। संभावित अंशधारी ऐसे प्रकार के विनियोगकर्ता का वर्ग है जो स्वयं कंपनी के अंश खरीदने की इच्छा रखते हैं।
कंपनी के अंश में विनियोग यानी कि शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए अपेक्षित मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी संभव जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य वर्ग द्वारा कंपनी के हिसाबों से उपयोगी बनता है। लेनदार कंपनी के अल्पकाल में के लेनदारों का जो धंधा की इकाई के उधार माल की सुविधा देते हैं, ऐसे का समावेश करता है। कर्मचारी व्यवसाय की इकाई की संपत्ति के तौर में उनको माना जाता है। धंधा की इकाई में कर्मचारी हिसाबों पर से अपनी वेतन वृद्धि, बोनस, नौकरी की सुरक्षा संबंधी स्थिति का ख्याल प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप से कर्मचारियों के लिए हिसाबों में महत्व का अंग धंधा का लाभ है, इसलिए लाभ के आधार पर कंपनी के मांग वे संचालकों के सामने रखते हैं। और धंधा की इकाई में आर्थिक स्थिति और विकास के अच्छा होगा तो नौकरी सुरक्षित होगी, इसका अनुमान होता है। कर सत्ताधारी देश में विविध प्रकार के कर धंधा के आवक हैं, प्रवृत्तियां हैं, अन्य बाबतों का ध्यान रखकर सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। करों की यानी कि टैक्स वसूली करने के लिए वर्ग के बजट तैयार सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। यानी कि वर्ष के दौरान में जितनी भी व्यवसायिक इकाइयाँ किसी भी स्वरूप की हों, उन्हें वर्ष के दौरान अपने बजट तैयार करना पड़ता है, बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। उससे निश्चित होता है कि किस तरीके से व्यवसायिक इकाई की स्थिति है और उन्हें कितना टैक्स भरना रहता है। ग्राहक धंधा की इकाई में ग्राहकों का लाभ के सर्जन का महत्व स्थान का होता है। आज का बाजार बेचने वालों का बाजार नहीं परंतु खरीदने वालों का बाजार है, इसलिए खरीदने वालों का यानी कि ग्राहकों के लिए नए कानून अमल में आए हैं और वस्तु के किसी भी सभी संबंधित अधिकार दिए जाते हैं, जागरूक करते हैं और उनकी वस्तु या सेवा में लागत संबंधित की भी रहता है कि उनको किसी भी तरीके का अगर तकलीफ होता है तो उनके पास अधिकार है कि वो उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जागो ग्राहक जागो, ऐसे प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं जिससे जिन ग्राहकों को ना पता हो कि कैसे कार्य या क्या अधिकार है, उन सभी का उनको बताया जाता है। विदेशी उद्योग साहस संदेश व्यापार और परिवहन सुविधा के कारण विश्व खूब नज़दीक आ गया है, यानी कि वैश्विक बाजार बन चुका है। इसके अलावा आर्थिक नियंत्रण उदारीकरण के कारण आसान हुआ है, इसलिए विदेशी उद्योगों साहस एक दूसरे के देश में अपनी वस्तुएं या सेवाएं बेचने की इच्छा रखते हैं और अब नफाकारकता, तरलता, सतर्कता आदि का आरंभ भी किया जा चुका है। यदि विश्लेषण करने के बाद अपना निर्णय लिया जाए तो इस प्रकार विदेशी शासकों की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकता है। नियमनकारी संस्थाएं धंधा के स्वरूप में सरकार और सरकार के द्वारा निर्मित नियमनकारी संस्थाएं नियंत्रण करती हैं, जिसके कारण कोई भी कदम प्रवृत्ति के कारण प्रजा के आर्थिक नुकसान ना हो। व्यावसायिक संस्थाएं हिसाब तैयार करने वाली को व्यवसायी या पेशेवर के रूप में जाना जाता है। हिसाबी पद्धति एक पेशा है। इस पेशे का योग्य संचालन प्रत्येक देश के व्यावसायिक संस्थाएं करते हैं। हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तब से हमारे देश में इस तरीके का देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया है, जो इन सभी प्रकार के संबंधी जानकारियाँ रखते हैं और उनके आंकड़े प्रस्तुत आगे किए जाते हैं। संशोधक और विश्लेषण हिसाबी माहिती का उपयोग करने वाले एक वर्ग हैं संशोधक और विश्लेषण। इन उपयोगकर्ताओं को कंपनी की नफाकारकता कितनी होगी, आर्थिक सद्धरता कितनी होगी, जानकारी प्राप्त करने के उपरांत यह नफाकारकता
कैसी, क्यों, कितनी, किस प्रकार से के बारे में संशोधन और विश्लेषण करने का होता है और उससे कंपनी के निजी रूप से विनियोगकर्ताओं को मदद मिलती है। सरकार देश का कार्यक्षम और प्रभावशाली संचालन और प्रशासन संबंधी जवाबदेही सरकार की होती है। सरकार द्वारा देश के विकास की नीति बनाई जाती है और नीति का निर्माण के पर्याप्त उनकी सुसंगतता माहिती देखी जा सकती है। इससे सरकार की नीति विषयक निर्णय व्यावसायिक हिसाबों की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उपरोक्त जितने भी हमने अभी देखे, उपयोगकर्ता कौन कौन है, किस प्रकार से करते हैं कार्य, कैसे होगा, ये हिसाबी माहिती के महत्वपूर्ण समझने में रहता है या महत्व समझने में उनको मदद करता है। अब कुछ परिभाषित शब्द देखते हैं। ये हम परिभाषित शब्द हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।